देखिए आपका इस कानून का उद्देश्य क्या था, यानी कि जो अभी हम शुरू करेंगे कानून, क्योंकि सबसे पहले आपका भूमिका पढ़नी है कानून की, उसके बाद से आपका अन्य चीज़ें पढ़नी है। देखिए गर्भपात आपका कह सकते हैं कि जो लॉर्ड मैकाले यानी कि थॉमस वेलिंगटन लॉर्ड मैकाले जो आईपीसी बनाया था, उसने गर्भपात को प्रतिषिद्ध किया था और ये कहा था कि गर्भपात अपराध होगा, चाहे स्त्री। एक अप्रैल आपका 1972 दिया है, ठीक है। हाँ, नहीं वो तो निर्माण की तिथि है ना। 1 अप्रैल 1972, ठीक है, अभी बता देंगे। पहले तो भूमिका देखिए, क्योंकि आईपीसी से ही कोरिलेट करते करते आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि आईपीसी में भी हमें तमाम धाराएं देखनी हैं जो गर्भपात से संबंधित थी और गर्भपात को कुछ दशाओं में ही मान्यता देती थी। तो एकदम शुरुआती दौर से इस कानून को शुरू किया जाए। देखिए अभी आपका कानून नहीं चल रहा, मैं फिर बता दूं। अभी आपका भूमिका चल रही है, लेकिन भूमिका में भी प्रयास किया जाएगा कि एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए अन्य कानूनों से। देखिए आपका सबसे पहले आईपीसी को उठाइएगा इस कानून को पढ़ते समय। देखिए आईपीसी जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी बनाया था, तो उसने आईपीसी की धारा 312 से लेकर और 318 तक में गर्भपात, बालकों को आरक्षित छोड़ना या गर्भपात के दौरान स्त्री की मृत्यु हो जाना इत्यादि को दंडनीय बनाया था। यानी कि 1860 में 6 अक्टूबर 1860 को जब आईपीसी का निर्माण हुआ और 1 जनवरी उन आपका 1862 को जब आईपीसी लागू हुई, तो गर्भपात आपका ऑफेंस था, अपराध था। अब गर्भपात के लिए क्या क्या प्रावधान लॉर्ड मैकाले ने किया था, पहले तो उन राव को जानना है। तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन हमें देखना है, आईपीसी का सेक्शन आपका कह सकते हैं कि 91 देखना है आईपीसी का। फिर दो धाराएं आपको देखनी है, 312 और मुख्य रूप से 313। ये दो धाराएं महत्वपूर्ण है जो गर्भपात पर है, और भी बालकों को आरक्षित छोड़ना इत्यादि है। इसके बाद जो आपको सेक्शन देखना है वह देखना है, बैठिए पीछे हो, जो सेक्शन आपको देखना है आईपीसी का वह 81 देखना है। फिर आपका एक संविधान का अनुच्छेद भी हमें पढ़ना है, आपका वह अनुच्छेद है आपका 21 हमें पढ़ना है, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले आपका गर्भपात पर चला जाए, शुरुआत एकदम शुरुआती दौर से हम शुरुआत करते हैं। देखिए जहाँ तक गर्भपात की बात है, चाहे स्त्री स्वयं दवा खा के अपना गर्भपात कारित करे या किसी को सहमत दे कि हमारा गर्भपात कारित करिए, तो ऐसी दशा में आईपीसी के तहत ये अपराध माना गया था, चाहे कुछ भी हो। इसका एक अपवाद था कि अगर आपका डॉक्टर की यह राय है कि या तो स्त्री को बचाया जा सकता है या बच्चे को, तो वहाँ अगर डॉक्टर निषेष्टि या अनिवार्यता या आवश्यकतावश बच्चे को मार देता है और स्त्री को बचा लेता है, तो सेक्शन 81 बताता है कि डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। तो यानी कि स्त्री की सम्मति या स्त्री की कंसेंट गर्भपात के मामलों में कोई बचाव नहीं देती थी और ये हर हाल में अपराध था,
एक अपवाद को छोड़कर। वो भी अपवाद कौन था कि स्त्री के जीवन को बचाने के लिए अगर गर्भपात आवश्यक था, तब वहाँ डॉक्टर या गर्भपात करने वाले बचाव के हकदार होते थे। लेकिन जो ये कानून आपका गर्भपात पर बना है, इस कानून के तहत अब कुछ आपका कह सकते हैं कि प्रावधान आ गए हैं कि कुछ दशाओं में डॉक्टरों की सलाह से, कभी एक डॉक्टर तो कभी कम से कम 2 डॉक्टर की सलाह से गर्भपात कारित किया जा सकता है। अगर आपका मानसिक माने कह सकते हैं कि बच्चा गर्भ में ही बीमार है और पैदा होते हुए अगर उसे तमाम प्रकार के रोग हो जाएंगे, या दुराचार का शिकार बच्चा है, यानी कि किसी महिला से दुराचार किया गया है, वह गर्भ से हो गई है, तब इजाज़त दी जा सकती है। या आपका महिला के जीवन पर ही खतरा है, या मानसिक प्रताड़ना होगी, महिला को बच्चा पैदा करेगी, या नसबंदी हुआ और आपका नसबंदी के बाद भी कोई स्त्री गर्भवती हो गई, तब ऐसी कुछ कंडीशन ऐसी हम बताएंगे कि उस गर्भ को गिराने का आदेश दिया जा सकता है। अब ये है कि कितने दिनों का गर्भ है, तो आपका गर्भपात का आदेश माने गर्भपात हो सकता है। ये समय सीमा निर्धारित है। कहाँ होगा, ये भी निर्धारित है। ये नहीं कि घर में आपका गर्भपात हो जाए, आपका या तो अस्पताल में या सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था में होगा और स्त्री की सम्मत से ही होगा। अगर स्त्री आपका मानसिक रूप से बीमार हैं या 18 वर्ष से कम है, तो इस कानून के तहत उसके गार्जियन की सम्मति ली जाएगी। और अगर स्त्री 18 वर्ष या उसके ऊपर है और मानसिक रूप से बीमार नहीं है, शारीरिक मानसिक रूप से, तो उसकी स्वयं की सम्मति से गर्भपात कारित करना अपराध नहीं होगा। तो इस कानून में जो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से कि कब गर्भपात कितने दिनों का बच्चा है तो किया जा सकता है, आपका ये आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। स्त्री की सम्मत से होगा कि बिना सम्मत के होगा, तो सदैव सम्मत से होगा। अगर स्त्री माइनर है तो किसकी सम्मत ली जाएगी, गार्जियन की। इसके बाद कहाँ गर्भपात कराया जाएगा, वह स्थान ये कानून बताएगा। और अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो कुछ दशाओं में सजा होगी। सजा जो आपको याद रखना है, ज़्यादातर जो सजाएं हम बताएंगे वह कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष। तो यहीं आपका 2 धाराओं में तो केवल नियम बनाया जाएगा। सेक्शन 7 में केंद्र सरकार नियम बनाती है और सेक्शन 8 में आपका राज्य सरकार। तो 2 धाराएं तो 2-2 लाइन की हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो आपका डावरी एक्ट से जोड़ लीजिए। धारा 9 में केंद्र सरकार नियम बनाती थी और धारा 10 में राज्य सरकार। तो 2 धाराएं जो लास्ट की रहेंगी वह तो 2-2 लाइन की रही, यानी कि मुख्य रूप से अब बची कितनी धाराएं, आपका 6। उसमें बीच में एक जोड़ा गया है, यानी कि आपका कुल मिलाकर 6-7 धारा पढ़नी है। लेकिन अब आपका चूंकि गर्भपात के मामले आईपीसी से पहले कवर होते थे, तो एक नियम और दिमाग में बैठाना है कि चूंकि पहले से ही ये आईपीसी में अपराध हैं और ये कानून गर्भपात को अनुमति देता है, तो आपका निश्चित रूप से ये आईपीसी का अपवाद होगा। आईपीसी के दिए गए नियम का उल्लंघन होगा, तो कानून में ये निश्चित रूप से कहा जाएगा कि आईपीसी में किसी बात के होते हुए भी ये कानून लागू होगा। तो अब आईपीसी की वह धारा भी आपको याद रखना है कि अगर कोई स्पेशल या लोकल कानून बन गया। एक और पूछ सकता है क्वेश्चन, ये जितने कानून हम बताएंगे ये लोकल नहीं है,
ये स्थानीय नहीं है, ये राज्य ने नहीं बनाया है, ये किसने बनाया है? संघ ने। और स्पेशल विषय पर बनाया है, तो इन कानूनों को विशेष विधि कहा जाएगा। डाउरी एक्ट भी एक स्पेशल लॉ है, क्योंकि दहेज लेने और देने पर बना है। पास्को एक्ट भी एक स्पेशल लॉ है। क्यों स्पेशल लॉ है? क्योंकि बालकों के प्रति मुख्य रूप से सेक्सुअल ऑफेंसों के लिए बना है। और ये भी कानून एक स्पेशल या विशेष विधि है, क्योंकि गर्भपात पर बना है। तो लोकल ना मार दीजिए अगर आ जाए तो। ये सब कैसे कानून है? विशेष। तो विशेष विधि होती क्या है? इसके लिए फिर एक धारा आईपीसी की कोरिलेट होगी, आपका 41। अब आईपीसी शुरू किया जाए एक एक करके। आपका देखिए, सबसे पहले 41 ही हम बताते हैं। सेक्शन 41 में, हाँ, एक और धारा आईपीसी की कोरिलेट करनी पड़ेगी, वह धारा 5। पहले धाराओं को लिख लिया जाए ताकि आपका आईपीसी बताने में आसानी रहे, तब इस कानून को आपका शुरू किया जाए। देखिए अच्छे से भाई, अब आईपीसी का सेक्शन 5 सेविंग क्लाज है। सेविंग क्लाज मतलब व्यावृत्ति खंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लोकल लॉ अलग से बन गया, स्पेशल लॉ बन गया अलग से, सेनाओं के लिए कोई कानून अलग से बन गया, या आपका लोक सेवकों के लिए कोई कानून अलग से बन गया, तो क्या आईपीसी उस पर कोई बुरा प्रभाव डालेगी कि नहीं? तो धारा 5 ये बताती है, नहीं डालेगी। इसका मतलब कि अगर आईपीसी से भिन्न कोई कानून स्पेशल या लोकल या पब्लिक सर्वेंट या मिलिट्री के लिए बनाया गया है, उसमें कोई भिन्न प्रावधान आईपीसी के अलावा किया गया है, तो वह प्रावधान वैध होगा, भले ही वह आईपीसी का क्या करे, वायलेशन। ये जरूर कंसेप्ट याद रखिए, कहाँ से निकलता है? धारा 5 आईपीसी। क्योंकि ये सब कानून स्पेशल लॉ है, तो स्पेशल लॉ की परिभाषा इन कानूनों में न देते हुए आईपीसी के सेक्शन 41 में जरूर दी गई है। तो स्पेशल लॉ होता क्या है? ऐसा कानून जो किसी विशेष विषय पर बनाया गया हो, स्पेशल सब्जेक्ट पर बनाया गया हो। तो जितने ये कानून हैं विशेष विषयों पर ही बनाए गए हैं, अतः ये कानून कैसे कानून सब कहलाएंगे? स्पेशल। जैसे कि आपका दहेज पर अलग कानून बन गया तो भी विशेष विधि, बालकों के लिए अलग कानून बन गया वो भी विशेष विधि। ये भी कानून जो हम शुरू करेंगे ये केवल गर्भपात के लिए है, तो ये भी आपका कह सकते हैं कैसा कानून हो गया? विशेष। तीसरा एंगल आइए, जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी बनाया तो सबसे पहले अब आपका 81 पर आया जाए। 81 देखिए आपका सेक्शन, आपका एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, केस वाइज थोड़ा पढ़िएगा, एक केस कम से कम याद रखिएगा। आर बनाम डडले एवं स्टीफेन। देखिए आईपीसी की धारा 81, आईपीसी की धारा 81 निसेसिटी यानी कि अनिवार्यता या आवश्यकता को बचाव के रूप में मान्य करती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आवश्यकतावश कोई कार्य करता है, अनिवार्यतावश कोई कार्य करता है, किसी संपत्ति को बचाने के लिए या शरीर को बचाने के लिए, तो उसका वह कार्य क्षम्य होगा। लेकिन वह जो कार्य किया है वह दूसरी हानि को रोकने के लिए किया है। यानी कि धारा 81 में सिद्धांत ये है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, यानी कि आवश्यकतावश किया गया कार्य विधि के शब्दों का तो वायलेशन करता है, लेकिन जो कानून का आशय है उसका वायलेशन नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि सर हेनरी मेन के अनुसार अगर व्यक्ति के पास दो बुराइयों में से एक बुराई का चयन करना हो,
तो व्यक्ति अगर ऐसी बुराई का चयन करता है जिसमें नुकसान ज़्यादा हो कि कम हो, तो उसका कार्य क्या होता है, क्षम्य होता है कि अक्षम्य, यानी कि वह दंड का भागी होगा कि दंड का भागी नहीं होगा। तो सेक्शन 81 के तहत वह दंड का भागी नहीं होगा। अब तुरंत गर्भपात पर आ जाइए। अगर डॉक्टर के पास दो विकल्प हैं कि या तो वह माँ के जीवन को बचा सकता है या शिशु के जीवन को बचा सकता है, दोनों में से एक को नुकसान पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आवश्यकता ऐसी आन पड़ी है। दोनों को एक साथ जीवित नहीं रखा जा सकता। तो अगर डॉक्टर ने महिला का गर्भपात कर दिया महिला के जीवन को बचाने के लिए, तो ये कानून भी बताएगा कि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। और यही बात आपकी आईपीसी की कौन सा सेक्शन बताएगी, 81, कि डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि बड़ी हानि रोकने के लिए, बड़ा नुकसान रोकने के लिए छोटा नुकसान क्या किया जा सकता है कार्य। नुकसान मतलब कि हानि। हाँ। हाँ, नुकसान कहा जाता है, लिखिएगा ना, कहा जाता है। अब जैसे कि राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जाता है, तो पप्पू है नहीं आपका। अब तो भाई आपका संग हो सकता है कि कुंभ में आकर स्नान करें, क्योंकि मोदी जी के आपका पग चिन्हों पर चल चुके हैं दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाकर। तो हो सकता है कि कुंभ में आकर क्या लगाए, यही समापन लग रहा है कि यात्रा का करेंगे। अब देखिए आएंगे तो भी आप लोग भी जाइएगा और क्या करिएगा, एक बार देखने का मौका मिलेगा। फिर बैक होइए आपका 81 पर जो लीडिंग केस पूछा जाता है, आर बनाम डडले एवं स्टीफन का, जस्टिस कोलरिज का कोटेशन एक बार मैंने पूछा जाता है। पिछली बार बीएचयू एलएलएम में भी आया और यूपीजे और एपीओ में भी आ चुका है। हल्का सा इस केस को बताना होगा। देखिए होता क्या है कि जिस प्रकार टाइटैनिक हादसा हुआ था समुद्र में जहाज का, उसी प्रकार एक हादसा होता है। चार व्यक्ति एक छोटी नौका पर सवार होते हैं। उनके पास आपका थोड़ा बहुत चमड़े की थैली में पानी रहता है और एक कछुआ नाव पर रहता है। 18 दिन तक ये उसी पानी पर जीवित रहे, कछुआ खाकर जीवित रहे। 18वें दिन आपका ये हुआ कि जो छोटा बच्चा पार्कर है, इसी को मारा जाए और खाया जाए। फिर आपका लेकिन आपका ब्रुक्स ने कहा कि ये काम ठीक नहीं है, लेकिन अंत में 2 दिन बाद उस छोटे बच्चे को मार कर लोग खाने लगे। बच्चा मर गया। तब तक खोजी दल ने तीनों को बचा लिया, डडले, स्टीफन और ब्रुक्स। डडले स्टीफन ने बच्चे को मारा था, ब्रुक्स ने नहीं मारा था। अब इन लोगों पर बच्चे की हत्या का मुकदमा चला और बच्चे की हत्या के मुकदमा में ये लोग अपना बचाव 81 का ले रहे थे कि हजूर आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी, अगर हम नहीं बच्चे को मार कर खाते तो हम ही लोग मर जाते, क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी। लेकिन माना गया कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। जस्टिस कोलरिज ने तमाम उदाहरण दिया और इन्होंने ही ये कहा कि सामान्यतः अपने जीवन को बचाना एक कर्तव्य है, लेकिन दूसरे के जीवन को बचाने के लिए इसको बलिवेदी पर चढ़ा देना, निछावर कर देना, ये परम कर्तव्य है। और तुम लोगों ने ये परम कर्तव्य नहीं निभाया, अतः तुम बचाव के हकदार नहीं होगे। और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह बच्चा था, तुम बूढ़े थे, तुम अपना मांस और खून बच्चे को दे देते, वह लंबे समय तक जीता और तुम ही लोग मार दिए बच्चे को कि जाओ ऊपर। तो कोई बचाव आवश्यकता का नहीं दिया गया। एक लास्ट उदाहरण देखा जाए, आपका नाव वाला देख लिया जाए।
एक नाव मझधार में थी, तब तक आपका माने बीच नदी में थी, लगी कि डूब जाएगी, नाव का भार अधिक हो गया था। तो ऐसी कंडीशन में नाविक ने लोगों के लगेज को, यानी कि सामान को आपका कह सकते हैं कि नदी में फेंक दिया, तब लोगों की जान बची। अब जब लोग किनारे आए तो आपका कह सकते हैं मुकदमा किए नाविक पर कि हमारे लगेज का नुकसान पहुंचाया है, हमें क्षतिपूर्ति दिलवाइए। नाविक ने ये बचाव लिया आपका कि आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी, छोटी हानि हमने कारित की, अगर ये नहीं करते तो सभी डूब के क्या हो जाते, मर जाते। तो आप लोग बताइए बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपका यानी कि कुल मिलाकर बताने का मतलब एक लाइन ये रहा कि अगर किसी डॉक्टर के पास ये विकल्प हो कि या तो बच्चे को बचा सकता है या माँ को, तो अगर वह बच्चे को मार देता है माँ को बचाने के लिए, तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। यही बात आपका गर्भपात अधिनियम में भी आएगी, और यही बात आईपीसी की धारा 81 में भी आएगी। यही बात आईपीसी की धारा 312 में भी आएगी और 313 में भी, तीनों में आएगी। अब अगला चलिए सम्मत पर आ जाइए। एक लोग क्वेश्चन पूछे थे उसका भी बता दिया जाए, क्योंकि एक सेक्शन आपका और कोरिलेट करना पड़ेगा। जो नया आपका क्वेश्चन बना है वह 87, देखिए आपका 81 हो गया, 41 भी हमने बता दिया, और कौन बता दिया, आईपीसी का 5। अब 87 पढ़ना है और 87 से जोड़कर 91 पहले पढ़ना है। देखिए आपका 87 पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन बना था प्री में। वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत किस सेक्शन में है आईपीसी के, तो वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब ये होता है कि जो सम्मत देता है, जो किसी कार्य को करने की रजामंदी देता है, उस कार्य से उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसको कोई क्षति नहीं होती, यानी कि सहमत से कारित क्षति को क्षति माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। इसी को कहते हैं वालेंटी नॉन फिट इंजूरिया। जो व्यक्ति सम्मति देता है उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन लेकिन लगाना है, आपका सतर्क रहना है। 87 में अगर आप आईपीसी देखेंगे तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो रजामंदी से ही किया जाए, लेकिन वह रजामंदी, वह कंसेंट अभियुक्त को बचाव नहीं देगा। तो फिर सतर्क रहिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपका पीड़ित ने रजामंदी दी है कि हमारी मृत्यु कारित कर दो या हमारी घोर उपहत्या कारित कर दो, तो दो अपराधों में रजामंदी कोई बचाव नहीं। दुराचार के भी मामले में अगर बालिका की एज 18 वर्ष से कम है तो उसकी कंसेंट कोई बचाव नहीं है, और बालिका की एज 18 या उससे ऊपर है तभी उसकी कंसेंट क्या देगी, अभियुक्त को बचाव। ये सतर्क रहना है। इस पर केस आया कि पहले अभियोजन को साबित करना पड़ता था कि अभियुक्त ने अपराध किया है और सम्मति पीड़िता की नहीं थी। एक केस आया आपका, कह सकते हैं कि तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, जिसका उपनाम भी पूछा जाता है मथुरा दुराचार केस, मथुरा रेप केस। मथुरा स्त्री का नाम था, उपनाम भी याद रखिए। मथुरा वाद किससे संबंधित है, एविडेंस की धारा 114 ए से। पूरा नाम क्या है केस का, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य। उपनाम जरूर याद रखिए, पूछा जाता है, आपका बताया जाएगा एविडेंस में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो याद रखिए। फिर एक बार बैक होइए, आपका हम 87 पहले दिखा रहे हैं। दो ऐसी दशाएं हैं जहां की कंसेंट कोई बचाव नहीं देगी, आपका
भले दंड की मात्रा थोड़ा कम हो जाए लेकिन बचाव नहीं है। तो कब कब किन किन अपराधों में सम्मति बचाव नहीं देती है या सम्मति को बचाव के रूप में आप प्रयुक्त नहीं कर सकते, तो दो अपराध रट कर जाइएगा। पहला क्या? मृत्यु। और दूसरा कौन सा आपका? घोर उपहति, यानी कि उपहति यानी कि ग्रीवियस हर्ट। अब एक एक उदाहरण दोनों पर देखिए। पहले आपका एक क्वेश्चन यहाँ नींबू वाला बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ बनने का पूरा चांस है आईपीसी से। मैं फिर बता दूं, देखिए आपका ये एक व्यक्ति है, आपका डॉक्टर के पास जाता है और ये कहता है कि हमारा हाथ काट दीजिए, हमारा पैर काट दीजिए, उंगली काट दीजिए, कोई रोग वोग नहीं हुआ है, या हमें नपुंसक बना दीजिए ताकि मैं आपका लोगों को दिखाकर अपना रोग और मैं या अपना हाथ भीख मांग सकूं। तो डॉक्टर अगर हाथ काट देता है या उंगली, तो ये घोर उपहत हुई। और इस मामले में जो ये सम्मति दिया है एक की सम्मति डॉक्टर को कोई बचाव नहीं, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट में कंसेंट कोई बचाव नहीं है। तो पहला कौन किस में बचाव कोई नहीं है? ग्रीवियस हर्ट। दूसरा देखिए आपका, दूसरा मृत्यु में भी बचाव नहीं है, और इसके लिए आईपीसी की तमाम धाराएं देखनी पड़ेंगी। एक तो आपका 300 देखना पड़ेगा, फिर 300 का एक्सेप्शन नंबर 5 हल्का सा दंड की अपराध की जो कैटेगरी है वो कम तो हो जाएगी, उसमें भी एज का डिसाइड करना है, एज भी फैक्टर महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान से एक उदाहरण देखिए आपका, बी अपने सिर पर, यही आपका उदाहरण ज़्यादा पूछा जाता है। बी अपने सिर पर एक नींबू रख देता है और ए को सम्मति देता है, रजामंदी देता है कि हे ए तुम नींबू पर क्या करो? गोली चलाओ। देखिए ए का इरादा बी को जान से मारने का नहीं है, लेकिन ए को इस बात का नॉलेज या ज्ञान जरूर है कि अगर हम नींबू पर गोली चलाते हैं तो हो सकता है कि यह बी को लग जाए और बी मर जाए। तो अगर ए नींबू पर गोली चलाता है, वह गोली बी को लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कानून ये कहता है कि हत्या के मामले में बी की सम्मति ए को बचाव देगी कि नहीं? नहीं देगी। लेकिन एज का फैक्टर यहाँ महत्वपूर्ण है, आपका ये भी याद रखिए। अगर बी की एज 18 वर्ष से कम है तो ए ये 300 का अपराध किया है और 302 में क्या मिलेगा? दंड। ये याद रखिए, एज का फैक्टर महत्वपूर्ण है। अगर सम्मति देने वाले की एज 18 से क्या है? कम है, तो उसकी सम्मति कुछ बचाव नहीं देगी और अभियुक्त मर्डर के लिए दंडित होगा, ये मामला आपका। लेकिन अगर बी की एज 18 या उससे क्या है? ऊपर है, और बी की ए द्वारा मृत सहमत से की जाती है, तब ये मामला जाएगा 300 के अपवाद नंबर 5 में। और जैसे ही 300 के अपवादों में मामला आ गया तो उसके लिए जो सजा दी जाती है 304 में, हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानव। तो ऐसी कंडीशन में फिर एक बार देखिए क्वेश्चन क्या बना था आपका नया मॉडल। एक स्त्री गर्भपात की सम्मति देती है और गर्भपात की, और उसे गर्भपात जब डॉक्टर दवा देता है तो उसे पीड़ा होती है, तो डॉक्टर गर्भपात के लिए दोषी होगा कि उसकी पीड़ा के लिए? तो सतर्क ये रहना है कि आपका केवल दो ही तो मामलों में सम्मति बचाव नहीं है, आपका उपहत, पीड़ा इत्यादि में तो बचाव देगी ही। यानी कि केवल दो ही में तो बचाव नहीं है, किसमें किसमें? मृत्यु में और किसमें? घोर उपहत। अन्य मामलों में बचाव है। मैं बता दूं,
आपका अगर स्त्री को पीड़ा जैसे कोई स्त्री ये कहती हैं कि भाई हमारे बाल नोच लो एक, और आपने बाल नोच लिया यानी कि आपका तोड़ दिया, तो आपने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये कार्य स्त्री की सम्मत से किया गया है। और आपका सम्मत कभी नहीं बचाव देगी जब स्त्री की मृत्यु कारित की जाए या स्त्री को घोर उपहत किया जाए। और इस उदाहरण में पीड़ा केवल हो रही है, तो पीड़ा के लिए सम्मति वैध होगी कि अवैध? वैध। एक लाइन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता दें तब बैक होते हैं आपका गर्भपात पर। भूमिका अच्छे से देखिए, यही सब काम करता है कंपटीशन में भाई। जहाँ तक संपत्ति संबंधी अपराधों की बात है, एक लाइन याद रखिए, संपत्ति संबंधी संपत्ति के विरुद्ध जितने अपराध हैं कंसेंट पूर्ण बचाव देती है। मैं फिर बता दूं, शरीर के प्रति अपराधों में सम्मति पूर्ण बचाव नहीं देती, लेकिन अगर संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं तो अगर स्वतंत्र सम्मति दिया है पीड़ित ने तो उसकी सम्मति पूर्ण बचाव देगी, एब्सोल्यूट डिफेंस देगी। जैसे चोरी, चोरी एक उदाहरण बता रहे हैं, चोरी ही लीजिए, तो चोरी में 5 तत्व हैं तो एक तत्व है सम्मत के बिना। तो अब बताइए, अगर जिसकी चल संपत्ति उसकी रजामंदी से हटाया जा रहा है तो क्या अभियुक्त को चोरी के मामले में माने पीड़ित की सम्मति बचाव देगी कि नहीं देगी? तो एक लाइन जरूर कंसेप्चुअल क्वेश्चन याद रखिए, शरीर के मामलों में आपका 2 मामलों में कोई बचाव नहीं, आपका मृत्यु और घोर उपहत। हाँ, मृत्यु के मामले में कटघरी जो है थोड़ा क्या हो जा रही है, कम, वो भी एज को देखते हुए। लेकिन संपत्ति संबंधी अपराधों में सम्मत या कंसेंट मैं बता दूं पूर्ण बचाव देगी भाई, आंशिक नहीं, कैसी? पूर्ण। अब यहाँ आ जाइए, पूछा गया था, एक दो लोग फोन करके पूछ रहे थे, हम कहे कि क्लास में इसको बता दिया जाएगा। अब आइए 91 पर कवर करिए, यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा? 91। एक बार पूछा गया है, जे में गलत न हो। देखिए 91 क्या कहती है, पहले समझने का प्रयास करिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें कानून ने सेल्फ या स्वतः अपराध घोषित किया है, यानी कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें कानून स्वतः अपराध घोषित करता है, चाहे सम्मति देने वाले को कोई नुकसान हो या न हो। ऐसे अपराधों में सम्मति कोई बचाव नहीं होगी, यानी कि अब कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जहाँ की कानून स्वतः अपराध घोषित करता है, चाहे सम्मत से किया जाए या सम्मति के बिना, या भले सम्मति देने वाले को, रजामंदी देने वाले को कोई नुकसान न हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर हाल में वह कार्य क्या माना जाएगा? अपराध। 3-4 नियम याद रखिएगा भाई, आईपीसी है, ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं काम चलेगा। देखिए 3-4 टेक्निकल मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। पहला गर्भपात चल रहा है तो गर्भपात पर ही आइए। अगर कोई स्त्री डॉक्टर को आप सहमति देती हैं कि मेरा गर्भपात कर दीजिए और स्त्री की सम्मत से डॉक्टर ने गर्भपात कर दिया, तो क्या डॉक्टर बचाव के हकदार होंगे कि नहीं? कि इस आधार पर कि स्त्री तो रजामंद थी, नहीं होंगे। और सम्मत से किया जाता है तो आईपीसी की धारा जोड़ लीजिएगा, कौन सी धारा लागू होगी? 312। और अगर डॉक्टर ने स्त्री की सम्मति के बिना कर दिया तो ऐसी कंडीशन में आपका तब भी बचाव नहीं मिलेगा डॉक्टर को, लेकिन दंड की मात्रा पर असर पड़ेगा, थोड़ा सतर्क रहेगा। अगर स्त्री की सम्मत से बचाव माने गर्भपात किए हैं डॉक्टर या कोई अन्य व्यक्ति, तो दंड की मात्रा थोड़ा कम होगी, और स्त्री की रजामंदी से की बिना रजामंदी के किए हैं तो हल्का सा दंड की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी।
केवल असर यही होगा, लेकिन हर हाल में ये अपराध माना। तो आईपीसी की कौन सी धाराएं खत्म हो गई? 312 और 313। भाई रटे रहिए। अब इसी में 91 जोड़ा जाता है कि अगर कोई हाँ, फिर एक बार देखिए, ऐसे कार्य जिन्हें स्वतः अपराध घोषित किया गया है कंसेंट कोई बचाव नहीं देगी। जैसे गर्भपात हो गया सबसे अच्छा, स्त्री की सम्मत से किया जाए या सम्मत के बिना किया जाए, क्या गर्भपात कारित करने वाले को कोई बचाव मिलेगा? नहीं। अब अगला नियम आइए, ऐसी कार्य जिनसे सम्मति देने वाले को तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपका उन्हें अपराध घोषित किया गया है, तो इसका भी उत्तम उदाहरण गर्भपात है। अगर स्त्री ने डॉक्टर से कहा कि दवा दे दीजिए गर्भपात हमारा हो जाए, और ऐसी दशा में, तो अब समस्या ये है कि भले स्त्री को एक पाई का नुकसान न हुआ हो, एक पाई को क्षति न हुई हो, फिर भी ये कार्य क्या माना गया है? अपराध। और सेक्शन 91 कहता है कि ऐसे मामलों में सम्मत क्या बचाव देगी कोई कि नहीं देगी? नहीं देगी। अब दो उदाहरण और अच्छे अच्छे देखिए, जहाँ कार्य सम्मत से ही किया जाएगा, लेकिन सम्मत कोई बचाव नहीं देगी। तीन चार उदाहरण पर गौर करिएगा। अगर कोई स्त्री है, उसकी एज 18 वर्ष से कम है, कोई व्यक्ति उसके साथ सेक्सुअल अफेंस करता है, तो क्या स्त्री की सम्मत या उसके गार्जियन की ही सम्मत कोई बचाव देगी कि नहीं देगी? नहीं देगी। भाई कोई बचाव नहीं है। दूसरा देखिए, आपका किडनैपिंग में 361 काफी महत्वपूर्ण है। आपका अगर लड़के की एज 16 वर्ष से कम है, लड़की की एज 18 वर्ष से कम है, इनकी सम्मत से ही कोई व्यक्ति इन्हें बहका ले जाता है, फुसला ले जाता है, भगा ले जाता है, तो क्या इन बच्चों की सम्मति कोई बचाव देगी? नहीं। तो यहाँ किसकी सम्मत बचाव देगी? गार्जियन की। अगर गार्जियन की रजामंदी से ले जा रहे हैं, तो अभियुक्त बचाव का हकदार होगा, अन्यथा बचाव का हकदार। इसके बाद पब्लिक न्यूसेंस आता है कि अगर आपने ये रजामंदी दे दी किसी को कि तुम खूब उपताप करो, लोक न्यूसेंस करो, तो क्या लोक न्यूसेंस में सहमति कोई बचाव है? नहीं। अंतिम उदाहरण बाइगेमी का लीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण आपका और एक मिल रहा है, बाइगेमी। अगर एक स्त्री और पुरुष पहले से विवाहित हैं और पहली पत्नी ये शपथ पत्र दे देती है कि आप दूसरा विवाह करिए दूसरी स्त्री से, मैं सहमत हूँ, तो क्या पहली पत्नी की सम्मति क्या बचाव अभियुक्त को देगी कि नहीं? नहीं। क्योंकि बाइगेमी के मामले में सम्मति कोई बचाव, क्योंकि ये स्वतः कानून ने इसे क्या घोषित कर रखा है? अपराध। तो उसी प्रकार लास्ट में आ जाइए, गर्भपात भी एक ऐसा मामला है जहां जिसे कि स्वतः अपराध घोषित किया गया है, भले हाँ, भले स्त्री को कोई नुकसान हो या न हो। ये भी याद रखना। अब आगे इसको देख, अगर कोई स्त्री स्वयं अपनी दवा खा के गर्भपात कर लेती है, तो क्या वह स्त्री दंड की भागी होगी कि नहीं होगी? भाई आपका होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब डॉक्टर को देखिए, मेडिकल स्टोर पर पूछा जाता है लास्ट क्वेश्चन, तब आपका कानून। अगर कोई स्त्री जाती है और आपका एक मेडिकल स्टोर पर बताती हैं कि मुझे अपना गर्भपात करना है, दवा दे दीजिए, तो मेडिकल स्टोर वाला क्या गर्भपात के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा कि नहीं? दायी होगा। क्योंकि उद्देश्य बताकर दवा मांगी गई है, तो दवा न दिया जाए। ये भी सतर्क रहिएगा। अगर कोई व्यक्ति जाता है मेडिकल स्टोर से जहर मांगता है कि हम अपने विरोधी सी को इसी से मारेंगे, तो मेडिकल स्टोर वाला शासकीय सहायता द्वारा
दुष्प्रेरण का क्या होगा। तो केवल शासय सहायता नहीं, पिछली बार टेस्ट में आया था, शासय सहायता के कारण वह कार्य आसान बन गया हो कि कठिन। तो आसान को लीगल भाषा में क्या लिखा है, सुकर। भाई शासय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण किस खंड में है, 107 आईपीसी के। पहले में उकसाना, दूसरे में षड्यंत्र और तीसरे में, ये भी याद रखिए 2 बार आया क्वेश्चन, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण किस क्लाज में है, सेकंड में। शासय सहायता द्वारा थर्ड में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, शासय सहायता कब दी जानी चाहिए। आप अपराध के पूर्व, अपराध के समय, अपराध के बाद। तो बाद में नहीं, या तो अपराध के पूर्व या अपराध के समय। यही बात धारा 16 आपका जो पास्को एक्ट बताया गया था दुष्प्रेरण, यही बात ही बताई गई थी। इस प्रकार जो गर्भ, अब एक अनुच्छेद बचा उसको देखा जाए। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। तो कुछ महिलाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाती हैं और कहती हैं कि हमें गर्भपात की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि ये नुकसान होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तमाम अभी निर्णय, इस समय जो भी कारण हो, बहुत ज़्यादा इस पर फैसले आ रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया या पेपर में देखें तो इस हाई कोर्ट ने इतने दिनों के बच्चों का गर्भपात का आदेश दिया, महिला को अनुमति दे दी, तो जाकर महिलाएं अनुमति मांग रही हैं। और ज़्यादा महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 21 के तहत क्या दे रहा है, रिलीफ, आर्टिकल 21 के तहत। तो इस प्रकार अब आइए कानून शुरू किया जाए। भाई आपका भूमिका से जरूर आपका क्वेश्चन हमें लगता है, जितना हमने भूमिका आपका गर्भपात पर बताई, हमें लगता है 1 या 2 क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है। अब आ जाइए कानून देखा जाए। पहले कानून का आपका जो छोटी छोटी बातें हैं आपका वह देखी जाती हैं। और आपका सबसे पहले तो सन कभी काल पूछ लिया जाता है, सतर्क रहिए। आपका सन आपका पूछ लिया जाता है और सन भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए आपका जो सन पूछा जाता है वह कि यह कानून का भाई तीनों अब जितना पढ़ाया गया है सन भी पूछा जाता है, क्योंकि एक बार ये जीएस में पूछ लिया गया था। और वह ये पूछा गया था आपका कि द हिंदू मैरिज एक्ट ये किस सन में पारित हुआ। तो 1955। तो उसी प्रकार अब सभी कानून, यानी कि जितने 9 कानून हैं, मैं आपको बता दूं 9 कानून का प्रवर्तन तिथि आपका सन तो जरूर याद रखिए विस्तार। तो आपका फिर एक बार हम जितने कानून, डावरी एक्ट कब बना, 1861 में। पास्को एक्ट, हाँ 1961 में। पास्को एक्ट कब बना, 2012 में। डावरी एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1961 को। पास्को एक्ट कब लागू हुआ, 14 नवंबर आपका 2012 को। तो फिर आ जाइए तीसरे कानून पर आया जाए। देखिए गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, यानी कि आपका द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। पहले इसकी विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता आपको ये देखना है कि यह कानून किस सन में बना, तो 1971 में बना। दूसरी विशेषता इस पर यह है कि आपका किस तारीख को अधिनियमित हुआ, तो जिस तारीख को भारत का राष्ट्रपति किसी कानून पर अपनी एसेंट प्रदान करता है वह तारीख आपका दाहिने बगल लिखी रहती है, ऊपर ही। तो डेट या के निर्माण की डेट पूछ ले, अधिनियमन की डेट पूछ ले, तो क्या मारेंगे, 10 अगस्त 1971। ये याद रखिए, क्या मार कराएंगे, 10 अगस्त 1971। इसके बाद पूछा जाता है प्रवर्तन तिथि। तो प्रवर्तन तिथि लिख लीजिए,
1 अप्रैल 1972, यही है ना? उसको लिखिए तो 1 अप्रैल 1972 को यह कानून लागू हुआ। ये डेट पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तो निश्चित आएगा, किसी भी कानून से आए, लेकिन एक क्वेश्चन मान के चलिए। तो जब जब जैसे जैसे एक्ट आगे बढ़ेगा, मैं सभी को दोहराते भी रहूँगा, सन भी और आपका प्रवर्तन तिथि भी, ताकि 7-8 बार सुने रहेंगे तो एक बार तो दिमाग में बैठेगा। तो फिर एक बार देखिए, इस कानून में कुल धाराएं कितनी हैं? तो कुल धाराएं 8 हैं। तो अब आप बताइए, जो दो पुराने कानून बताए गए हैं, डावरी एक्ट में कुल कितनी धाराएं थी? 10, 10 थी। और आपका पास्को एक्ट में 46, और आपका इस कानून में कितनी है? 8। इसके बाद आपका विस्तार से क्वेश्चन बनता है, वर्तमान समय में इस कानून का विस्तार संपूर्ण भारत में है। अब जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में कब से लागू ये किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019। ये सामान्य बातें रही। अब देखिए आपका, हाँ, एक्ट नंबर पूछ सकता है, बहुत अंदर जाए, वैसे पूछा नहीं जाता। एक्ट नंबर आपका 34 है, यानी कि 1971 में भारत के राष्ट्रपति ने जितने कानूनों पर अनुमति प्रदान की थी, उसमें यह कानून चौथे नंबर पर था, 34वें। यानी कि इसके पहले 33 कानूनों पर उन्होंने क्या प्रदान कर दी थी? अनुमति। इसका कोई माने, ये क्रम संख्या हर एक साल की होती है। अब आइए सबसे पहले प्रियम्बल देखा जाए। कतिपय माने कुछ आपका, कतिपय गर्भों के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा समापन का और उससे संबंध या उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। यानी कि कुछ गर्भों का जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनके द्वारा कैसे टर्मिनेशन किया जाएगा, कैसे पर्यवसान किया जाएगा, कैसे समाप्ति की जाएगी, और समाप्ति से जो जुड़े हुए नियम हैं, उन नियमों को माने नियमों के लिए ही यह कानून बनाया गया। यानी कि इस कानून का उद्देश्य क्या है? तो कुछ गर्भों के रजिस्ट्रीकृत डॉक्टरों द्वारा क्या करना? समापन के नियमों को क्या करना? बनाना या बताना। अब देखिए, अनुधारा 1 आ जाइए, संक्षिप्त नाम, तो नाम बता ही दिया गया है, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971। इसके बाद आपका विस्तार, तो विस्तार भी हम बता चुके हैं, कहाँ विस्तार है इस समय? संपूर्ण जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019। इसके बाद आपका जो दिया गया है आपका प्रारंभ, तो प्रारंभ केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके करती है। तो किस तारीख को ये अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार ने लागू कर दिया? 1 अप्रैल 1972। इतना तो याद रखिए, 3 बातें। अब आइए धारा 2 देखिए, 1 समाप्त हो गई। धारा 2 में डिफिनीशन दी गई है। अब जहाँ जहाँ परिभाषाएं दी गई हैं, एक क्वेश्चन आपका परिभाषा पर पूछ लिया जा रहा है, थोड़ा सतर्क रहिए। पूछा गया था कि संविदा अधिनियम की धारा में परिभाषाएं दी गई हैं? तो 2 में। सीपीसी में पूछे तब भी 2 मारना है। आपका इस अधिनियम में पूछे तब भी 2 मारना है। दहेज अधिनियम में पूछ ले कि दहेज की परिभाषा किस धारा में, तब भी 2 मारना है। पास्को एक्ट में परिभाषा पूछे तब भी 2। तो जहाँ 2 2 2 है एक जगह, लेकिन कुछ जगह आपका धारा 3 में परिभाषाएं हैं, वहीं फंसा देगा। पीपीए की धारा 3 में है, एविडेंस की धारा 3 में है, आपका ये 2 में नहीं है। किस धाराओं में है? 3 में। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। आईपीसी की धारा 6 से लेकर 52A तक में परिभाषाएं दी गई हैं, तो सतर्क रहना है, ऐसा भी एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कौन परिभाषाएं, देखिए कह करके,
इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यानी कि अगली धाराओं में अगर कोई विपरीत बात न की गई हो, तो धारा 2 में जो शब्दों की परिभाषा दी गई है, अगर ये शब्द अगली धाराओं में आते हैं तो उनका मतलब वही होगा जो धारा 2 में दिया गया है। इस तो धारा 2 ए में किसकी परिभाषा है? गार्जियन की, यानी कि संरक्षक की। तो संरक्षक कौन माना जाएगा? तो संरक्षक से अवयस्क या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के शरीर की देख रेख का प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है। यानी कि जो व्यक्ति माइनर हैं, अब यहाँ माइनर किसे माना जाएगा? जिसकी एज अभी माइनर की परिभाषा हम कॉन्टेक्ट से भी जोड़ेंगे जिसकी एज 18 से क्या है? कम है, वही माइनर माना। अभी माइनर की परिभाषा हम बताएंगे, आगे दी गई है इसी धारा में। वह माइनर माना जाएगा। और दूसरा आपका कहा गया है जो मानसिक रूप से क्या हो? बीमार व्यक्ति हो। ये हो सकता है पूछ ले कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कब जोड़ा गया? तो ये सन 2002 में, बेयर एक्ट पर ही लिख लीजिए वहीं कब जोड़ा गया। भाई जो शब्द आए जहाँ जहाँ मिल जाए कोरिलेट बेयर एक्ट पर करते रहना है आपका हमेशा। मैं बताता रहूँगा वह माने धाराएं जो सीआरपी सीआईपीसी जहाँ जहाँ धाराएं आएंगी तो आपका किससे ये कोरिलेट, कब ये जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया और 18/6/2023 से लागू किया गया। नहीं, तीन तीन भाई तेईस नहीं, तीन। आपका 2003 से लागू हुआ। अब आइए, अब गार्जियन कौन माना जाए? हाँ, किसके लिए गार्जियन है? तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए, अवयस्क के लिए गार्जियन कौन माना जाएगा? जो शरीर की देखभाल करता हो उसके, कि संपत्ति के, कि दोनों की? कि क्या दिया गया है? शरीर की क्या करता हो? तो संपत्ति कहाँ से आ गया भाई शरीर यही तो फंसा देगा आयोग आपका। हिंदू लॉ में इत्यादि में ये पूछा जाता है, शरीर के लिए कि संपत्ति के लिए कि दोनों के लिए कि इनमें से कोई नहीं। तो गार्जियन कौन होगा? शरीर वाला कि संपत्ति वाला? शरीर की क्या करता हो? देखभाल। टू भी आ 2A आ जाइए, मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड यानी कि चिकित्सा बोर्ड, ये कल पढ़ाया जाए क्योंकि समय भी भाई हो गया, क्योंकि एक कोरिलेट भी करना पड़ेगा। मेडिकल बोर्ड के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कल कोरिलेट करके चलेगा।